हेलो एवरीवन, नाम है संस्कृता। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी खुद की स्ट्रेटजी कि किस प्रकार से मैंने अपने यूजीसी नेट को 3 बार क्वालिफाई किया है और किस कमी के कारण मेरा जो जेआरएफ है वो रह गया था। वो सभी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो हम जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी चाहे हम कर रहे हैं, तो उसको लेकर के हमें कभी भी ढील नहीं बरतनी चाहिए। चाहे हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जब हम कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे वो भगवान स्वयं ही क्यों ना हो। क्योंकि गीता में भी लिखा है कि कर्म करना चाहिए हमें, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम अपना कर्म ही नहीं करेंगे तो हम अपने फल को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको लेकर के अब हम जो है मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी आप सभी के साथ कि किस प्रकार से मैंने अपने यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया है, और वो भी एक बार नहीं, तीन तीन बार। और वो 3 बार मेरे कैसे हो गए वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, जैसे कि मेरी जो एमए है वो मैंने सीडीएलयू सिरसा यूनिवर्सिटी से एमए क्वालिफाई की है। और बहुत से विद्यार्थी मुझे जानते भी होंगे, क्योंकि वो सभी, कोई मेरा जूनियर रह चुका है, कोई मेरा सीनियर रह चुका है, तो वो सभी मुझे जानते हैं। लेकिन जिस टाइम हमारी एमए चल रही थी उस टाइम कोरोना लग गया था। उसके बाद जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था। और मैं तो यही गाइडलाइन दूंगी बच्चों को या विद्यार्थियों को जो मुझे अभी सुन रही हैं, वो अपनी एमए के साथ साथ ही, मतलब जो एमए चल रही है उसके साथ साथ ही अपने यूजीसी नेट को क्लियर कर लें। उसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा ये टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत टफ हो गया था। पहले मैम ने बोला भी था कि आप तैयारी करते रहिए, मेरी तैयारी भी अच्छी थी लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे करके जैसे कि एमए कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया, तो थोड़ा सा जो हम एक इंटरकनेक्ट होते हैं किसी भी स्टडी को लेकर के, वो हमारा छूट जाता है। क्योंकि जो एमए का सिलेबस होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और जो बीएड का सिलेबस है या बीएड में जो जो बुक हमें पढ़नी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और यूजीसी नेट में जो सिलेबस हमारा है वो ओनली ऑन बेस्ड किस पर है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो हमारा बेस है हमारी एमए के ऊपर। अब बहुत से विद्यार्थी हैं जो अदर स्टेट से भी बिलोंग करते होंगे, वो मुझे सुन रहे होंगे, तो मुझे उनका इतना नहीं पता है कि उनका जो है एमए में कौन कौन से टॉपिक वगैरह लगे हैं, कौन सा सिलेबस लगा है, क्या लगा है। लेकिन मैं अपने जो हरियाणा के विद्यार्थी है उनके बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने हरियाणा से ही जो अपनी एमए है वो की है। तो उनका लगभग 75% सिलेबस इससे कवर हो जाता है। जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है वो कवर हो जाता है जब हम एमए के अंदर पढ़ते हैं। एमए में जो जो हमारी बुक्स लगी हुई है वही हमारे सेम सिलेबस किस में होता है, यूजीसी नेट के अंदर होता है। बस कुछ अलग होता है, जैसे कि हमारा, जैसे किसी विद्यार्थी ने फाइनल में आकर के साहित्य ले लिया हो, साहित्य पढ़ा हो, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो विद्यार्थी, किसी ने व्याकरण पढ़ी हो, किसी ने दर्शन पढ़ा हो, तो ये 3 या 4 पार्ट में जो है हमारा डिवाइड हो जाता है। एक होता है वैदिक साहित्य, एक साहित्य और एक व्याकरण और एक दर्शन। तो जो विद्यार्थी अलग अलग पढ़ते हैं उनके लिए फिर यूजीसी नेट में ये सभी कंबाइन पढ़ना होता है। वैदिक साहित्य को भी पढ़ना होता है, और साहित्य जो हमारे सिलेबस में लगा वो भी कवर करना होता है, फिर व्याकरण भी करनी होती है, और जो दर्शन है वो भी हमें करना होता है। लेकिन एमए के अंदर सिर्फ ये होता है कि हमें एक एक ही टॉप सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, चाहे वो साहित्य पढ़ लो चाहे व्याकरण पढ़ लो। इससे क्या होगा कि हमारा जो हरियाणा के विद्यार्थी हैं उनका लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो एमए में अगर हम अपने यूजीसी नेट के साथ में तैयारी कर रहे हैं तो हमें तैयारी करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आती भी है तो वो हम टीचर से कंसर्न कर सकते हैं। उसके बाद हमें बाद में इतना महंगा महंगा बैच अफोर्ड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें, आप सभी जानते हैं, जो यूजीसी नेट का बैच है वो आप चाहे कहीं पर भी देख लीजिए, कम से कम आपको 6,000 या 5,000 से कम में तो मिलेगा ही नहीं। इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, इससे कम में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप बैच अफोर्ड करो, इससे अच्छा है कि आप पहले ही तैयारी कर लो। लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो एमए तो बहुत पहले कर चुके होंगे लेकिन उनका अभी भी नेट नहीं हो रहा है या उन्होंने दिया ही नहीं है, तो वो किस प्रकार से अपनी तैयारी करें। तो मैं तो यही बोलूँगी कि बहुत से विद्यार्थी मुझसे ये भी पूछते रहते हैं कि मैम हमें जो बुक है
वो कौन कौन सी पढ़नी चाहिए नेट के लिए, क्या हम एक बुक से नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक को पढ़ो, क्योंकि एक बुक के अंदर कभी भी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। कभी भी जैसे बहुत से विद्यार्थी है, कोई अरिहंत की बुक ले लेता है, कोई 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 भी अलग अलग बुक ले लेता है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है नेट का वो उस एक बुक से कभी भी कवर नहीं होगा। इसलिए आप इन चक्कर में ना ही पड़े। मैंने खुद भी कम से कम ऐसी जो एक बुक से मतलब किसी ने बोल दिया कि आप अरिहंत की बुक पढ़ लीजिए, तो मैंने वो खरीद ली। किसी ने कोई संस्कृत साहित्य का ऐसा कुछ बोल दिया कि मतलब बुक का नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो वो खरीद लीजिए, उससे आपका कवर हो जाएगा। तो मैं भी इसी चक्कर में पड़ी रहती थी, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि जो मैंने नेट का एग्जाम दिया उसके बाद मुझे समझ में आया कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए हमारी यूजीसी नेट का। संस्कृत का सिलेबस क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी बुक्स लगी है, कितना कंटेंट हमें किसके लिए पढ़ना है, तो ये सभी जानकारी हमें होनी चाहिए। और जैसे व्याकरण का जो टॉपिक लगे हैं हमारे, जैसे संधि लगी है, समास लगे हैं, प्रत्यय लगे हैं, तो वो सब चीजें हमें कहाँ से कवर करनी है। अर्थात कि जैसे प्रत्यय लगे हैं तो वो कहाँ से लगे हुए हैं, ये सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ से पढ़ना है। वो हमें कैसे पता लगेगा, वो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है कि संधि करनी है तो हमें लघु सिद्धांत कौमुदी से करनी है, प्रत्यय करने है तो हमें लघु सिद्धांत कौमुदी से करनी है, कारक करने है तो हमें मध्य सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी से करनी है, या कहीं से भी वो आप सिलेबस को देख करके जान सकते हैं। इसी प्रकार से सभी विषय की, सभी टॉपिक की हमारी अलग अलग बुक होती है। वो बुक आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक उसके लिए एक ऐप भी है, संस्कृत साहित्य नाम से ऐसी कुछ ऐप है। तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर हमारी सारी की सारी बुक मिल जाएगी, तो आप उसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। मैंने तो लगभग बुक अपनी खरीद ली थी धीरे धीरे करके, चाहे वो मुझे फोटो कॉपी के रूप में लेनी पड़ी हो या फिर मुझे ओरिजिनल पुस्तक या बुक के रूप में लेनी पड़ी हो। जैसे एमए में हमारी बहुत सी बुक लगी थी तो मैंने किसी की फोटो कॉपी करवा ली थी, किसी की मैंने ओरिजिनल ले ली थी। जैसे काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, ये सब चीजें ओरिजिनल ही रखना बेस्ट होता है, क्योंकि ये हर जगह काम आती है हमें। और जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी है, ये भी हमें ओरिजिनल ही ले लेनी चाहिए। ओरिजिनल मतलब जो मूल बुक होती है, फोटोकॉपी ना हो, ओरिजिनल हो। ये सब चीज़ें हमें एमए में ही प्रोवाइड कर दी जाती है टीचर के द्वारा, या फिर हम टीचर से गाइडलाइन लेकर के खरीद भी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पता ही है। अब हाँ, हमें इनको ही पढ़ना चाहिए, बार बार इनकी ही रिवीजन करनी चाहिए। मेरा जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था, मैंने अपनी पूरी एग्ज़ाम की तैयारी की, और उस टाइम मैं आपको सच्चाई ही बता रही हूँ, आपसे कोई भी जो है झूठ मैं नहीं बोलूँगी। मैं बहुत तैयारी की, बहुत मन लगा के तैयारी की। उसमें क्या था कि मेरा जो व्याकरण थी, व्याकरण बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये नहीं बोलते कि मैथ बहुत वीक होता है, वैसे मेरी व्याकरण इतनी वीक थी। मैथ और व्याकरण मेरे लिए समान होता था, मैं व्याकरण को अलग ही नहीं मानती थी, ना ही मैं पढ़ने में इंटरेस्ट रखती थी कि मैं व्याकरण भी करूँ। तो इससे क्या हुआ कि 2022 में जब एग्ज़ाम हुआ था, अ, मुझे ये याद नहीं है कि अभी ये स्टार्टिंग में हुआ था 2022 के या लास्ट में हुआ था। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया और मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ व्याकरण को ही छोड़ रखा था। बाकी मेरा दर्शन अच्छा था, साहित्य अच्छा था, वैदिक साहित्य भी अच्छा था, और जर्नल पेपर भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था। लेकिन पेपर का जो लेवल है ना, वो इतना इतना बेकार, बेकार नहीं बोलेंगे, इतना मुश्किल आ गया था। करने वाले उसको भी किया, करने वाले क्वालिफाई करने वाले ने जैसे कि उनकी व्याकरण अच्छी थी तो उन्होंने भी व्याकरण को पढ़ करके या कुछ भी मर्जी, उनका भी क्वालिफाई हुआ। लेकिन मेरी या किस्मत मान लीजिए या कुछ भी, मैंने उस टाइम बहुत तैयारी की थी, लेकिन मेरा उस टाइम नेट नहीं हुआ था। 150 नंबर बने थे मेरे, लेकिन मैंने उससे एक चीज़ सीखी कि कभी भी मैं डिमोटिवेट नहीं होंगी। अभी नहीं हुआ, फिर से उसके लिए पढ़ाई की। और आपको पता है, जब मैंने एक बार उसकी अच्छे से तैयारी कर रखी थी तो मेरे लिए क्या मुश्किल था, सिर्फ मुझे यही देखना था कि कहीं मेरी जो कमी है वो कहाँ पर रही थी। मेरे जो क्वेश्चन थे, जैसे आंसर की देखते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारी कमी कहाँ पर है। तो मैंने अपनी कमी को जांचा, मुझे पता लगा कि मेरे व्याकरण के सभी क्वेश्चन गलत है। मैंने वैसे भी मैंने पता कर लिया था उसी दिन, जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर से बाहर निकली तभी मेरा मूड ऑफ हो गया था कि मेरा ये नेट नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि और
कौन कौन से टॉपिक में मेरी कमी रह गई थी, कौन सा जो मुझसे क्लियर नहीं हो पाया, मैंने उनको भी रिवाइज किया और जो मेरे अच्छे से कवर थे उनको भी फिर से रिवीजन किया। और मैं ऐसे ही रिवीजन नहीं करती थी कि स्पेशल बैठ के मैंने रिवीजन कर ली, मैंने बीएड के साथ साथ ही नेट किया है। तो मैं सिर्फ क्या करती थी कि जैसे ही टीचर क्लास में नहीं आते थे तो मैं अपनी नेट की बुक कोई ओपन कर लेती थी, उसको पढ़ती रहती थी। या फिर बोल दिया कि टीचर 10 मिनट लेट आएंगे तो मैं अपनी बुक खोल लेती थी, अपना पढ़ लेती थी। और मस्ती भी बहुत की, ऐसा नहीं है कि मैंने मस्ती नहीं की हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की हो। या फिर ये बोल देते थे कि 2 से 3 क्लास का गैप है आपका, उसके बाद क्लास लगेगी तो आपको आना है, कंपलसरी है। तो 2 से 3 क्लास लाइब्रेरी में चले जाते थे पढ़ने के लिए। तो मैंने लाइब्रेरी से अपनी पढ़ाई की। और जैसे याद करने की चीजें बहुत होती है संस्कृत में, जैसे हमारे पास रामायण है तो इनके अंदर रामायण के सर्ग है, रामायण के सर्ग कौन कौन से हैं, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, उनमें कितने कांड वगैरह है। इसी प्रकार से जो महाभारत है इसके अंदर क्या क्या है और कौन कौन सा सीरियल वाइज सभी नाटकों के अंक, मतलब ये रिवीजन भी मेरे माइंड में चलती रहती थी, कभी भी मैंने अपने माइंड को जो है फ्री नहीं छोड़ा था। जैसे कि अब जैसे मैं फ्री बैठी हूँ तो मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि उत्तर रामचरितम में कितने अंक है और इस अंक में पहला अंक कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो ऐसे मैं रिवीजन करती रहती थी। जहां भी मुझे ये लगता कि मैं भूल गई हूँ इस चीज को, मैं उसी टाइम उस चीज को निकालती और मैं उसको कवर कर लेती, तो मेरा वो रिवीजन अच्छे से हो जाता। और आप भी यही कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मैंने कम से कम काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण और वेद के भी बहुत से टॉपिक, मतलब सभी कुछ, नेट का सिलेबस कम से कम मैंने 5 से 6 बार रिवाइज किया था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये चीज मैंने पढ़ ली है तो मैं अब दोबारा नहीं पढ़ूंगी, चाहे मुझे याद रहे ना रहे। मैंने फिर उसको पढ़ा, फिर तीसरी बार फिर उसको पढ़ा, चौथी बार फिर उसको पढ़ा। और वो बोला जाता है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। तो यहाँ पर आपको है ना, मैं यही गाइडलाइन दूंगी कि आपको अभ्यास जरूरी है। आपको कभी भी हार मान करके ये नहीं छोड़ना है कि आप अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे जैसे अभ्यास करते रहोगे, आपका एक बार नहीं होता है, दूसरी बार में हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो तीसरी बार में हो जाएगा। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको रिविजन करते रहना है। और इस प्रकार से मेरा जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया था। और उसमें मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे बने थे। उसमें 196 जेआरएफ की कट ऑफ गई थी, 196 जेआरएफ की कट ऑफ गई थी। लेकिन मैंने जो है जेआरएफ को सिर्फ और सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन, आप बाय चांस मान लीजिए, बाय मिस्टेक मान लीजिए, या बाय मतलब किस्मत मान लीजिए, मेरा जेआरएफ रह गया था, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ठीक हुए थे। 194 190 सॉरी 194 मार्क्स मेरे आए थे और 196 मार्क्स में उस टाइम जेआरएफ की कट ऑफ गई थी जब मेरा फर्स्ट टाइम नेट हुआ था। फिर उसके बाद तो जैसे मेरी बीएड कंप्लीट हो गई तो मैंने धीरे धीरे अपने एस्टेट की तैयारी शुरू की। अन्य एग्जाम की जैसे DDPLS भी है, EMRS वगैरह है, इन सभी की तैयारी शुरू कर दी। मैंने नेट को इतना जो है प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि नेट का जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है वो पहले नेट को करे, उसके बाद जब कॉलेज कैडर की भर्ती निकले तो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो उसमें 3 आपको राउंड क्लियर करने पड़ते हैं। पहला होता है स्क्रीनिंग, दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिव और तीसरा होता है इंटरव्यू। और बीएड के बेस पर आपका क्या होता है कि कुछ एक पोस्ट पर होता है कि इंटरव्यू होता है, बाकी कुछ पोस्ट होती है जिनमें इंटरव्यू वगैरह नहीं है। जैसे DDPLS भी हो गया, EMRS हो गया, एस्टेट हो गया, रीट हो गए, इन सभी में RPSC हो गए। तो इन सभी में इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, सिर्फ आप एग्जाम दीजिए, क्लियर कीजिए और आप जॉब लग जाइए। तो मैंने सोचा कि ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए मैंने नेट के रूप में ही छोड़ दिया और मैंने उसकी स्टडी करना छोड़ दिया। फिर मैं एग्जाम को फॉर्म में भरती रहती हूँ, किसी भी एग्जाम का, चाहे वो मेरा क्लियर हो या ना हो गया हो तो भी मैं भरती हूँ। अब जैसे एस्टेट का एग्जाम है उसके लिए भी मैं फिर से फॉर्म अप्लाई कर रखा है मैंने, और एस्टेट एग्जाम भी मैं देने जाऊंगी। रीट का एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो गया, EMRS हो गया है। EMRS में किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम आपका EMRS में सिलेक्शन हो गया था तो उसका क्या रहा। तो मेरा EMRS के अंदर सिलेक्शन हो गया था, फाइनल TGT और PGT दोनों पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उसमें कट ऑफ का कोई इश्यू उठा दिया गया था जिसके ऊपर केस चल रहा था। वो हम जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी हम अपने केस को हार चुके हैं। उन्होंने बोल दिया कि अगर डिपार्टमेंट कंसीडर करना चाहता है तो वो आपको ले सकता है, लेकिन अदरवाइज कट ऑफ इसके अंदर मेंशन है तो हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। और कट ऑफ का चक्कर क्या था वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें था कि
जो जैसे एक बार फॉर्म ओपन हुए तब मैं मेरी बीएड चल रही थी और मैंने एग्ज़ाम दे दिया था, मतलब बीएड फाइनल हो चुकी थी। तब ईएमआरएस के फॉर्म ओपन हुए थे, तो मैं और उसका रिजल्ट का पता भी करने के लिए गई थी, लेकिन रिजल्ट हमारा नहीं आया था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड की थी। तो उसके बाद जैसे मेरा रिजल्ट नहीं आया तो डेट हो गई क्लोज। उसके बाद उन्होंने फिर से ओपन कर दिया, फॉर्म को रीओपन कर दिया। तो फॉर्म रीओपन करने के बाद सभी ने सोचा, विद्यार्थियों ने, कि फॉर्म रीओपन करे हैं तो ये जो डेट है, कट ऑफ की डेट इन्होंने पहले मेंशन कर रखी थी, वो थी लास्ट डेट सबमिशन की थी। मतलब कि जब पहले निकला था तो उस टाइम जब लास्ट डेट सबमिशन की थी वही कट ऑफ की लास्ट डेट थी, लेकिन जब दोबारा फॉर्म रीओपन करे तो उसमें कट ऑफ की डेट वही मेंशन कर रखी थी। लेकिन हमने सोचा कि ये भी हो सकता है कि चेंज कर दी जाए, फॉर्म री ऑफ सबमिशन कर दी जाए। जैसे हम मतलब लास्ट टाइम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबल हम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा टीजीटी और पीजीटी दोनों क्लियर हो गया था, लेकिन फिर भी मैं एलिजिबल नहीं हो पाई कट ऑफ के लेकर के। बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल अच्छे से मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था। लगभग 97 कुछ पोस्ट थी, तो उसमें मेरा 19th जो रैंक आई थी। और टीजीटी में मेरी लगभग 140 या 45 पोस्ट थी, तो उसमें मेरी 70 या 75 टीजीटी की रैंक थी और दोनों एग्जाम के क्वालिफाई हो गए थे। लेकिन बाय अब किस्मत ही मान लीजिए कि वो मेरा जो ईएमआरएस है उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम और तैयारी अच्छे से करेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं, तो आपको मैं यही कहूँगी कि आपको कहीं पर भी हार नहीं माननी है। आपको नेट के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है। और एक नेट के विद्यार्थी जो है वो फर्स्ट पेपर को लेकर के भी, संस्कृत के विद्यार्थी बहुत चिंतित रहते हैं। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे मैंने बीएड करती थी मैं, तो बीएड के अंदर हमारे लगभग 3 से 4 टॉपिक होते हैं। जैसे हायर एजुकेशन हो गया, तो हम उसमें कोठारी कमीशन वगैरह, पुरानी जो हमारी शिक्षा नीति है वो सब हम पढ़ते हैं उसके अंदर। और एक हमारा हो गया रिसर्च एप्टीट्यूड, तो वो भी थोड़ा मेल खाता ही है उसके अंदर। और टीचिंग एप्टीट्यूड तो पूरा ही बीएड पर बेस होता है। कम्युनिकेशन भी मैच करता है उसके अंदर। डीआई हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो वैसे मैंने 3 महीने फर्स्ट पेपर के लिए बहुत टाइम निकाला और बहुत अच्छे से तैयारी करी, नोट्स भी बनाई। लेकिन उस टाइम मेरा जो पता नहीं क्या था क्या नहीं, उस टाइम मेरे सिर्फ और सिर्फ 50 में से 16 क्वेश्चन ठीक हुए थे, सिर्फ और सिर्फ 50 में से 16 क्वेश्चन। और उससे पहले मैं जब एग्जाम देने जाती थी तो मैं तुक्के लगा करके आती थी फर्स्ट पेपर में, तो उसमें मेरे 22 से 23 क्वेश्चन ठीक हो जाते थे। फिर मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं पढ़ूंगी नहीं। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि मेरा बेस बन चुका है नेट के सिलेबस को लेकर के कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर बेस बन चुका है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपना जो है तैयारी को, फर्स्ट पेपर की तैयारी को करें ना। एक बार तो आपको अपना बेस बनाना ही होगा फर्स्ट पेपर को लेकर के। लेकिन मैंने जब उस टाइम मेरे जो 16 क्वेश्चन ठीक हुए थे, उसके बाद मैंने फर्स्ट पेपर की तैयारी करना छोड़ दिया था। उसके बाद मेरे 25 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, कभी 26 ठीक हो जाते हैं, कभी 27 ठीक हो जाते हैं। तो जिन विद्यार्थियों का बेस बन चुका है, जिनके फर्स्ट पेपर में इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, वो अपना फर्स्ट पेपर के अंदर टाइम बर्बाद ना करें। मैं तो आपको यही गाइडलाइन दूंगी, क्योंकि फर्स्ट पेपर नेट के अलावा, यूजीसी नेट के एग्जाम के अलावा आपको कहीं पर भी काम आने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, ये सभी चीज़ें आपको, अगर आपने ईएमआरएस के लिए पढ़ा है तो आप केवीएस में यूज़ कर सकते हैं, डी++ में यूज़ कर सकते हैं, स्टेट में यूज़ कर सकते हैं, आरपीएससी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आप यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर के लिए आप बहुत टाइम अपना लगा रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं कि बीएड के कितने भी एग्जाम होने वाले हैं, वहीं वहाँ पर आपका कहीं पर भी काम नहीं आने वाला है। अब जैसे कॉलेज कैडर की भर्ती निकली हुई है, वहीं वहाँ पर भी आपका जो फर्स्ट पेपर है वो काम नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपके 20 से 25 क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम 30 क्वेश्चन भी आपके ठीक हो रहे हैं, तो आप बार बार इसके ऊपर, फर्स्ट पेपर के ऊपर फोकस मत कीजिए। आप अपने संस्कृत को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपकी संस्कृत स्ट्रॉन्ग है तो आपका कोई भी एग्जाम हो, आप आसानी से उसको क्रैक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी स्ट्रेटेजी मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। आई होप आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा या मिलेगा। धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर।